तो बच्चों, हम हमारी बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे। फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था साहिब के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मुकेश के बारे में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि राइटर हमें मुकेश के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में और क्या बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। तो राइटर बता रही हैं कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसका नाम था सविता, वो बैठी हुई है इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। तो उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, लेकिन वो जो पिंक कलर है वो ड्रेप कहते हैं फीका, तो बिल्कुल फीका हो चुका है, फेड हो चुका है, ऐसी उसने ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एल्डरली यानी बड़ी उम्र की। तो वो सविता जो छोटी बच्ची है वो एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रही है, उन ग्लास के पीस को, कांच के पीस को, सोल्डरिंग भी बच्चों वेल्डिंग होता है, तो ग्लास के पीस की सोल्डरिंग कर रही है, यानी ग्लास के पीस को वेल्ड करके बैंगल्स बना रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, तो राइटर कह रही हैं कि वो छोटी सी बच्ची है सविता, लेकिन वो इतनी परफेक्टली, इतनी स्पीडली बैंगल्स बना रही है, और उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, जैसे कि मशीन के पार्ट्स चलते हैं, और उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं, यानी कि जिस तरह से मशीन के पार्ट फटाफट कोई काम करते हैं, परफेक्टली काम करते हैं, उसके हाथ भी वैसे चल रहे हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी, इतनी परफेक्टली बैंगल्स बना रही है। आई वंडर, तब राइटर कह रही हैं कि मुझे आश्चर्य है, इफ़ शी नोज़, किस चीज़ का, कि क्या इस बच्ची को, क्या सविता को पता है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या पता है बैंगल्स की सैंक्टिटी कहते हैं बच्चों पवित्रता। तो राइटर कह रही हैं कि क्या इस बच्ची को पता है कि बैंगल्स जो होती हैं वो कितनी पवित्र होती हैं, और वो कौन सी बैंगल्स, शी हैज़ मेक, जिन बैंगल्स को बनाने में वो हेल्प कर रही है, ये बैंगल्स कितनी पवित्र मानी जाती है, क्या इस बच्ची को पता है। इट सिम्बोलाइजेस, अब राइटर बता रही हैं कि बैंगल्स जो होती हैं पवित्र क्यों होती हैं, क्योंकि बैंगल्स सिम्बोलाइज यानी प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं, एन इंडियन वुमेन से सुहाग। तो राइटर अब हमें हमारा कल्चर बता रही हैं कि जो इंडियन वुमेन होती हैं, भारतीय महिलाएं होती हैं, वो शादी के बाद बैंगल्स पहनती हैं, तो जो बैंगल्स हैं वो उनके सुहाग को प्रदर्शित करती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और इसीलिए बैंगल्स शादियों में, ऑस्पिशियसनेस कहते हैं बच्चों शुभ, तो इसीलिए बैंगल्स शादियों में शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ये भारतीय महिलाओं के सुहाग को प्रदर्शित करती हैं। तो राइटर कह रही हैं कि मुझे आश्चर्य है कि क्या ये छोटी बच्ची सविता को ये बात पता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, अब राइटर कह रही हैं कि अगर इसे ये बात नहीं भी पता तो अचानक एक दिन, डॉन ऑन हर कहते हैं समझ में आना, तो राइटर कह रही है कि एक दिन इस बच्ची को अचानक समझ में आ जाएगा। When her head is draped, और कब, उस दिन जब इसका सिर भी रेड वेल, लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। Her hands dyed red with henna, और इसके हाथ भी लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑनटू हर रिस्ट, और इसकी जो रिस्ट हैं, कलाइयाँ हैं, उस पर लाल रंग की बैंगल पहना दी जाएगी। और वो दिन कौन सा होगा, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो दिन जिस दिन ये सविता जो है ये स्वयं एक ब्राइड बनेगी, एक दुल्हन बनेगी। यानी राइटर कह रही हैं कि जिस दिन इसकी शादी होगी, ये लाल रंग की बैंगल्स पहनेगी, हाथों में मेहंदी लगाएगी और लाल रंग का घूंघट पहनेगी। उस दिन इसे ये बात समझ में आ जाएगी कि जो बैंगल्स ये बना रही है इतने सालों से, वो बैंगल्स कितनी शुभ, कितनी पवित्र मानी जाती हैं। Like the old woman beside her who became one many years ago, तो राइटर कह रही हैं कि एक दिन सविता दुल्हन बन जाएगी, किसकी तरह, उस वृद्ध महिला की तरह जो कि उसके पास में, beside उसके पास में बैठी हुई है। Who became one, तो वो वृद्ध महिला भी दुल्हन बनी थी एक बार, many years ago, और कब बनी थी, बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, तो जो वृद्ध महिला है उसने अभी भी अपनी कलाइयों पे बैंगल्स पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई लाइट नहीं है, यानी उसकी आँखों में किसी तरह की खुशी नहीं है।
एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। और वो महिला क्या कह रही है कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक समय भी शेर भर यानी भरपेट खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और उसने ये बात कैसे कही, उसकी आवाज़ में किसी तरह की खुशी नहीं थी, खुशी से रहित आवाज़ में उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी भर एक समय भी भरपेट खाना नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। तो अपने entire पूरे lifetime जीवन काल में उसने एक समय भी भरपेट खाने को enjoy नहीं किया, यानी उसको इतना खाना भी कभी नहीं मिला कि ऐसा लगा हो कि हाँ आज तो पेट पूरा भरा है। That's what she has reaped। तो राइटर कह रही है कि इतने साल इतनी मेहनत करने के बाद उसने अपने लाइफ में सिर्फ यही चीज़, रीप कहते हैं प्राप्त करना, तो इतनी मेहनत इतने साल करने के बाद उसने अपने लाइफ में सिर्फ यही प्राप्त किया कि वो भरपेट खाना तक नहीं खा पाई। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड। अब तभी वहाँ पर उस महिला के हस्बैंड आ जाते हैं और वो भी एक वृद्ध पुरुष हैं जिनकी बियर्ड यानी दाढ़ी है, फ्लोइंग यानी काफ़ी लंबी दाढ़ी है, सेज। और वो आके क्या कहते हैं, आई नो नथिंग। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता, एक्सेप्ट बैंगल्स। किसके सिवाय, बैंगल्स बनाने के सिवाय मुझे कोई और काम, मुझे कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में जो किया है वो क्या किया है, मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पूरे जीवन में जो मैंने अचीव किया है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो क्या किया है कि मैं एक घर बना पाया हूँ अपने परिवार के लिए कि वो अब इस घर में रहें। यानी वो बता रहे हैं कि मेरा अचीवमेंट सिर्फ एक है कि मैं अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। तो राइटर कह रही हैं कि अपने परिवार के लिए घर बनाना इतना बड़ा अचीवमेंट है कि उनकी ये बात सुनकर कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है। किस बात के लिए, he has achieved what many have failed in their lifetime। यानी ये घर बनाना भी इतना बड़ा अचीवमेंट है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ये काम ही नहीं कर पाते। तो उन व्यक्ति को इसी बात में संतोष था कि वे कम से कम एक काम तो कर पाए, अपने परिवार के लिए वो एक घर बना पाए। He has a roof over his head। तो उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी थी कि उनके सिर के ऊपर छत है, यानी वो एक घर में रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए एक घर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग। तो राइटर कह रही हैं कि ये जो क्राई है यानी ये जो दुख भरी आवाज़ है, रोने की आवाज़ है। और किस बात का दुख, कि लोगों के पास रुपए नहीं होते कुछ करने के, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और वो लोग सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, बैंगल्स बनाने का काम कर रहे हैं, यानी बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ और करने के लिए उनके पास रुपए ही नहीं हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट। और यहाँ तक कि इतने रुपए भी नहीं हैं कि वो अच्छे से खाना खा पाए। रिंग्स। तो इस तरह की दुख भरी आवाज़, रिंग्स यानी सुनाई देती है। इन एवरी होम, हर एक घर में, यानी कि फिरोजाबाद के हर एक घर में इसी तरह की गरीबी है। वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते और उनके पास कभी भी इतने रुपए नहीं होते कि वो बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ और करने का सोच भी पाएँ। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब जो यंग मैन हैं, जो कम एज के लोग हैं, वो भी अपने बड़ों की तरह ही इसी बात का जो विलाप है वो करते हैं। लैमेंट होता है विलाप करना, यानी कि जो एज के बड़े व्यक्ति हैं वो भी इसी बात का विलाप कर रहे हैं कि हमने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, सिर्फ बैंगल्स बनाई। और अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग मैन है, वो भी इसी बात का विलाप करते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी सिर्फ बैंगल्स बनाने का ही काम कर रहे हैं।
लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सेम्स इन फिरोजाबाद। तो राइटर कह रही हैं कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम चेंजेस आए हैं। यानी राइटर कह रही हैं कि हम जनरली कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा नहीं हुआ। फिरोजाबाद में समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जो बड़ी जनरेशन है, बड़े व्यक्ति हैं, वे भी इसी बात से दुखी थे कि हमने कुछ नहीं किया, और जो यंग मैन हैं वो भी इसी बात से दुखी हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल। तो राइटर कह रही हैं कि यहाँ के लोग इतने सालों से, टॉयल कहते हैं मेहनत करना, परिश्रम करना, तो यहाँ के लोग इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। और कैसी मेहनत? माइंड नंबिंग, यानी कि उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है वो बिल्कुल नंब हो चुका है। यानी कि वो किसी तरह का विचार, कोई आइडिया सोच ही नहीं सकते, उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, इतनी मेहनत वो करते हैं। हैव किल्ड, और इस मेहनत की वजह से क्या मर चुका है? ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएट कहते हैं कुछ नया करने का विचार, तो कुछ नया करने का विचार मर चुका है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और यहाँ तक कि कुछ सपना देखना, उसकी योग्यता भी ये लोग खो चुके हैं। यानी कि इतने सालों से एक ही काम करते आ रहे हैं और इतना कठिन ये काम करते हैं कि कुछ अलग, कुछ नया करने का विचार भी इनके दिमाग में नहीं आता, और ना ही ये किसी तरह का सपना देखते हैं। तो इनके सारे सपने मर चुके हैं और कुछ नया करने का विचार भी इनका मर चुका है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask। तो अब राइटर पूछती हैं उन वहाँ के यंग मैन से कि आप लोग आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक सहकारिता क्यों नहीं बना लेते, एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते। यानी कि आप लोग सब बैंगल्स बना रहे हो, अलग अलग अपने अपने घरों में बना रहे हो, तो आप लोग आपस में इकट्ठे होकर एक सहकारी समिति, एक सहकारी संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो राइटर ने कुछ यंग मैन, कुछ लड़कों से ये बात पूछी। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, और किन से पूछी? उन यंग मैन से जो कि विशियस कहते हैं बच्चों निर्दयी, क्रूल। तो जो मिडिल मैन का निर्दयी सर्कल है, उस सर्कल में वो लोग फॉलन यानी फंस चुके हैं। अब मिडिल मैन कौन है? ये लोग बैंगल्स बना रहे हैं। अब उन बैंगल्स को बाज़ारों में बेचने के लिए अगर ये साहूकार के पास जा रहे हैं या फिर किसी भी तरह के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो वो जो मिडिल मैन है, उन मिडिल मैन का जो एक सर्कल है, निर्दयी सर्कल, उस सर्कल में यहाँ के लोग फंस चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और ये जो मिडिल मैन है, इन्होंने इनके फादर्स को भी इसी सर्कल में ट्रैप्ड यानी फंसाया था। एंड फोर फादर्स, और इनकी जो और आगे वाली पीढ़ी है, इनके जो और फोर फादर्स यानी इनके जो पूर्वज हैं, उन्हें भी इसी सर्कल में फंसाया था। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर और इनके और ज़्यादा आगे से आगे जो पूर्वज हैं, वो भी इसी तरह से इसी मिडिल मैन के जो सर्कल है उसमें फंस कर रह गए। उस सर्कल से वो निकल ही नहीं पाए, कुछ नया, कुछ अलग वो कर ही नहीं पाए। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो जब राइटर ने पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, अगर हम आपस में संगठित भी हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। तो कह रहे हैं अगर हम संगठित भी हो जाते हैं तब भी पुलिस हमें क्या करेगी? हाउलअप होता है खींचना, तो पुलिस हमें खींच के अलग कर देगी। बीटन, हमें पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमसे कहा जाएगा कि हम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस है वो भी हमें सपोर्ट नहीं करती। अगर हम आपस में इकट्ठे होकर संगठित भी हो जाएंगे तो पुलिस हमें खींच के जेल में डाल देगी, जैसे कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, तो राइटर कह रही हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में कोई भी नेता नहीं है। लीडर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन सबको संगठित कर पाए, आपस में जोड़ पाए, ऐसा एक भी लीडर यहाँ पर नहीं है।
नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखे, अलग तरह से देखे, कुछ नया कुछ अलग करने के बारे में सोचे। ऐसा यहाँ पर एक भी लीडर नहीं है। Their fathers are as tired as they are। तो कह रहे हैं कि इनके फादर्स भी इन्हीं की तरह थक गए हैं। इनके जो फोर फादर्स थे, इनके जो पूर्वज थे, वो भी इसी तरह से थक गए हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यक्ति सब एक ही काम करते आ रहे हैं। ये कुछ अलग कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। तो बच्चों ये एक सर्कल है। तो राइटर कह रही हैं कि ये लोग एंडलेसली यानी बिना रुके बात करते हैं कि एक स्पाइरल सर्कल गोल छल्ला कि एक गोल सर्कल चला आ रहा है जो कि मूव्स यानी चलता है। कहाँ से? पॉवर्टी से एपैथी तक। एपैथी कहते हैं बच्चों उदासीनता। तो सबसे पहले लोगों के पास पॉवर्टी आई यानी ये लोग गरीब हो गए, और जब गरीब होते हैं तो इनमें एपैथी यानी उदासीनता आ जाती है। इनके मन में किसी दूसरे काम के लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती। टू ग्रीड, और फिर ये इन लोगों के मन में ग्रीड यानी लालच आता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, हमें भी पैसे चाहिए, हम भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये लालच इनके मन में आता है। एंड टू इनजस्टिस, लेकिन फिर इनके साथ इनजस्टिस यानी अन्याय किया जाता है, और जब अन्याय होता है तो फिर से ये लोग गरीब हो जाते हैं। तो ये जो सर्कल है पॉवर्टी से एपैथी, एपैथी से ग्रीड, ग्रीड से इनजस्टिस, और इनजस्टिस से वापस पॉवर्टी, ये जो सर्कल है ये एंडलेसली चलता ही रहता है। और यहाँ के लोग जनरेशन के आफ्टर जनरेशन गरीब ही रह जाते हैं और कुछ नया कुछ अलग कर ही नहीं पाते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। तो राइटर कह रही हैं कि जब इन्होंने ये बात सुनी तो वो कह रही हैं कि मैंने दो डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग अलग दुनिया देखी। ऐसा लगा कि दो तरह की दुनिया है यहाँ पर। वन ऑफ द फैमिली, अब दो में से एक वर्ड तो किसका है? उन फैमिलीज का है। कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो फैमिली गरीबी के जाल में, वेब होता है जाल, पॉवर्टी गरीबी, तो वो फैमिलीज जो कि गरीबी के जाल में कॉट फंस गई हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उन लोगों के ऊपर बर्डन यानी बोझ है। किस चीज़ का? स्टिग्मा कहते हैं बच्चों कलंक। तो यहाँ की फैमिलीज ऐसा मानती हैं कि हमारे ऊपर ये कलंक का बोझ है कि हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं। कौन सी कास्ट में? जिनका काम है बैंगल्स बनाना। तो ये अपने इस परिवार की परंपरा को कलंक मानने लग गए हैं। इन विच दे आर बॉर्न, तो जिस कास्ट में इनका जन्म होता है इनको मानना है कि हमारा यही काम है, यही हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं इस परिवार में, तो हमें इसी परिवार की परंपरा को, इसी परिवार के काम को आगे बढ़ाना है। द अदर, और दूसरी तरफ कौन सी दुनिया है? अ विशियस सर्कल, एक निर्दयी सर्कल है, निर्दयी चक्र है। ऑफ द साहूकार्स, और उस चक्र में कौन कौन है? साहूकार्स हैं। द मिडिल मैन, जो बीच में मध्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं वे हैं। द पुलिसमैन, और पुलिसमैन भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो कानून के ज्ञाता हैं, जो अपने आप को कानून का रखवाला मानते हैं वे हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट कहते हैं बच्चों नौकरशाही, यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और यहाँ तक कि राजनेता भी हैं। यानी कि राइटर कहना चाह रही हैं कि इन सब ने मिलके, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कानून के रखवाले, सरकारी अधिकारी और राजनेता, इन सब ने मिलके एक ऐसा सर्कल बना रखा है जिस सर्कल में ये लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और अपने परिवार को अपना कलंक मानने लगते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है, इसलिए अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रहेंगे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड
द बैगेज ऑन द चाइल्ड। तो राइटर कह रही हैं कि इन सारे व्यक्तियों ने एक साथ मिलके बच्चों के ऊपर, बैगेज कहते हैं बोझ, एक बोझ लाद देते हैं। यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो अपने आसपास बैंगल्स ही बैंगल्स देखता है, और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है अपने पेरेंट्स के साथ वो भी बैंगल्स बनाने का काम करने लगता है, और ऐसे बच्चों के ऊपर ये बोझ लाद दिया जाता है डैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उस बोझ को वो बच्चा कभी उतार ही नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर, और इससे पहले कि वो जागरूक हो, वो जाने कि वो बोझ के नीचे दबा हुआ है, ही एक्सेप्टेड, वो उस बोझ को एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज हिज फादर, अपने फादर की तरह। यानी वो भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसे भी अपने फादर्स, अपने फोर फादर्स की तरह यही काम करना है, उसे भी ज़िंदगी भर इस अंधेरी कोठरी में बैठ के बैंगल्स बनानी है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। तो राइटर कह रही हैं कि यहाँ के परिवार के अगर बच्चे हैं वो अगर कुछ अलग करने का सोचे तो ये उनके लिए एक डेयर यानी साहस की बात है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना, हिम्मत करना उनके लाइफ का पार्ट ही नहीं है। यानी कि वो उस माहौल में बड़े ही नहीं हो रहे जहाँ पे वो साहस कर पाएँ, तो साहस करना उनके बड़े होने का पार्ट ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, तो राइटर कह रही हैं कि लेकिन जब मुकेश के अंदर मैंने इस बात को देखा, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि मुकेश क्या चाहता है कि वो बड़ा होके क्या बने, मोटर मैकेनिक बने। तो राइटर कह रही हैं कि यहाँ के लोग तो हिम्मत नहीं करते कुछ अलग करने की, लेकिन जब मैंने देखा कि मुकेश के अंदर ये भावना है, उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो कुछ अलग करे, आई एम चीयर्ड। तो राइटर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। तो मुकेश जो है वो फिर से अपनी बात दोहराता है कि मैं बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। तो कहता है कि मैं गैरेज जाऊँगा और वहाँ पे मैं ये काम सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो राइटर ने कहा कि तुम गैरेज कैसे जाओगी, वो तो बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो बच्चों मुकेश जो है वो इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है कि वो कह रहा है कि मैं पैदल चला जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा और ये काम सीखूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो राइटर क्या पूछती हैं कि तुम्हारा सपना है कि तुम कार चलाना सीखोगे, लेकिन क्या तुमने कभी एक प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोचा है? क्या तुम ये सपना नहीं देखते कि तुम बड़े होके एक प्लेन उड़ाओ? ही सडनली साइलेंट। तो ये सुनते ही मुकेश अचानक से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, और क्या कहता है? नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, तो वो ज़मीन की तरफ एकटक देखता है, ज़मीन की तरफ देखता है और कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, तो वो धीरे से बोलता है कि नहीं, मैंने ये सपना तो नहीं देखा प्ले कि मैं बड़ा होकर प्लेन उड़ाऊँ। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट। तो राइटर कह रही हैं कि वो जो धीरे से बोला तो राइटर को लगा कि इसमें एक शर्म आ रही है, इसको ये बोलते हुए शर्म आ रही है। डैट हैज़ नॉट टू यट टर्न इनटू रिग्रेट। रिग्रेट कहते हैं बच्चों पश्चाताप होना। तो राइटर कह रही हैं कि इसको शर्म आ रही है कि इसने एरोप्लेन उड़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन उसे अभी तक अफसोस या पश्चाताप नहीं हो रहा कि ना मैंने कार के बारे में सोचा, प्लेन के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन हाँ इसे शर्म ज़रूर आई कि मैंने और बड़ा क्यों नहीं सोचा, मैंने कार तक ही क्यों सोचा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं प्लेन भी तो उड़ा सकता हूँ। ही इज़ कंटेंट। तो राइटर कह रही हैं मुकेश जो है वो कंटेंट यानी संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार के बारे में सपना देख के ही संतुष्ट है। डैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, और कार के बारे में सपना उसने देखना कब से शुरू किया, वो फिरोजाबाद में रह रहा है और फिरोजाबाद की गलियों में जब वो गाड़ियों को हर्टलिंग डाउन यानी तेज़ी से गुजरना, तो जब वो गाड़ियों को तेज़ी से गुजरते हुए देखता है तो वो उसने सपना देखा था कि वो कार चलाएगा एक दिन, तो वो सपना देख के ही संतुष्ट है।
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो राइटर कह रही हैं कि इसने प्लेन उड़ाने का सपना इसलिए नहीं देखा क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन्स नहीं गुजरते। तो इसने अपनी लाइफ में सिर्फ गाड़ियाँ देखी हैं। तो इसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना यही है कि एक दिन मैं भी कार चलाऊँगा। इसने आज तक एरोप्लेन देखा ही नहीं है उड़ते हुए, इसलिए ये वो सपना भी नहीं देख पाया। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको दोनों बच्चों के बारे में, उनके जीवन के बारे में समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।